डॉक्टर विक्रम सिंह, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि प्लीज वो अपना व्याख्यान दें। डॉक्टर विक्रम सिंह। जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes sir, you are audible. Okay. Thank you. So my sincere appreciation and gratitude to the college who is organizing this wonderful event. I'll be bilingual. I think people will be able to understand better. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉलेज का और कॉलेज की पूरी टीम का, आपके प्रिंसिपल का, कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर इतने अच्छे वक्ताओं को बुलाया है, क्योंकि डॉक्टर उषा तिवारी और जो मैडम हैं रीना पुनिया जी, इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, और अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर आर.एन. सिंह आदरणीय, बहुत बड़ी सर्विस इन्होंने की है, बहुत अच्छी सर्विस टू द स्पोर्ट्स, टू द नेशन, खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो सभी जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कुछ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हैं तो कुछ एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, कुछ दोनों में अच्छा कर रहे हैं। तो मैं सोम प्रकाश जी का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। ऑल द स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, kindly let me share my PowerPoint slides because I think it will be better on my part and it will be easier for you also to understand. क्या आप मेरी slides देख पा रहे हैं? Yes sir. Great. तो आप लोग वैसे भी बहुत कुछ आप लोगों ने अटेंड किया होगा, सुन रहे होंगे। पिछले 2 साल से मेरे भी कान पक गए हैं। योगा योगा, इम्यूनिटी, कोरोना। ठीक है, कोरोना का थोड़ा रूप ही बदला है, बाकी तो सब सेम ही है उसमें। पहले वो कभी डेल्टा वेरिएशन बन जाता है, कभी वो उसका वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने आ जाता है। बट जो मोर और लेस इसमें सिम्टम्स है वो काफी कॉमन है। हमारे इन्फ्लुएंजा से और फ्लू से रिलेटेड काफी सिम्टम्स है हमारे। अब आपने बहुत सारी ऐसी थेरेपीज, नेचुरल थेरेपीज, नेचुरोपैथीज, एक्सरसाइजेस के बारे में सुना भी है, और आगे भी 2 वक्ता हैं जो इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैं मेनली एक लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में रहता है जो कि बहुत क्लोजली हमारे थाइमस ग्लैंड्स और हमारी बोन मैरो के साथ रिलेटेड रहता है। मैं उस सिस्टम की बात करूंगा और कैसे योग जो है हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम को और हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करने में मदद करता है। तो योग में कहा भी गया है कि सप्तधातु सिद्धांत यदि हम देखें तो रस, रक्त, मांस, शुक्र, मज्जा, अस्थि और मेद, ये हमारे सप्त धातु हैं। धातु यानी टिश्यूज। ये जो टिश्यूज हैं जिनका कि सिनोनिम आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन, मैरो, और हमारा जो ओवम रहता है, स्पर्म रहता है, इन सभी धातुओं का हमारे शरीर के अंदर लगातार सर्कुलेशन रहता है। कई मिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर इन सभी धातुओं का बराबर सर्कुलेशन करते रहते हैं। और ये सर्कुलेशन जब कहीं भी बाध्य हो जाता है, कहीं भी हमारा ये सिस्टम में से कोई भी एक, जैसे मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो बाकी सारे मिनरल का जो डिस्पोजिशन है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी भी तरह से प्लाज्मा में कोई दिक्कत आती है तो उसका रीजन और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारी जो ब्लड वैल्यूज होती हैं, जब ब्लड प्रोफाइल हम कराते हैं डॉक्टर के पास जाके, उससे हमें वो दिखाई दे जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर किसी तरह की डेफिशिएंसी है। हालांकि सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिलायबल ही हों, बट वैलिड जरूर होते हैं। इसी तरह से जो हमारी बहुत सारी जो सप्त धातु के तत्व हैं, ये सारे के सारे हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारे ब्रेन से, हमारे जो सटल एंडोक्राइन सिस्टम से लेके न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, सारे सिस्टम्स हमारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो कहीं भी जैसे फाशिया होता है शरीर के अंदर, अगर जरा भी कहीं कहीं चोट लगती है हमें, तो वहाँ इमीडिएटली प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं और हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पूरे शरीर के अंदर एक जालीनुमा पदार्थ रहता है, विस्कस फ्लूइड, जिसको हम फाशिया भी कहते हैं, विच इज जस्ट बिलो द स्किन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो फाशिया होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल होने लग जाता है, यानी कि इसके अंदर जो
मूवमेंट है, इसकी जो इलास्टिसिटी है, इसकी जो फ्लूइड एबिलिटी होती है, फ्लोट करने की एबिलिटी होती है, इसकी जो मुड़ने की एबिलिटी होती है, इसके अंदर जो सर्कुलेशन की एबिलिटी होती है, वो हमारी वीक हो जाती है, हार्ड हो जाता है, जस्ट लाइक सिकल सेल डिजीज, जो कि बीमारी का मुख्यतः कारण बनता है। और हमारे जो सेल हैं वो डेड होने लग जाते हैं, ओल्ड होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि समय से पहले व्यक्ति के मसल्स हार्ड हो जाना, जॉइंट्स में लॉक पड़ जाना, ये सारा फाशिया की वजह से रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी हमारे धातु हैं शरीर के अंदर, ये सभी अपना अपना रोल अपने अपने लेवल पर प्ले करते हैं, परंतु किसी भी तरीके से यदि किसी की कमी भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर जो है मज्जा कम हो जाता है, मैरो कम हो जाता है, तो हमारा इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। यदि बोन डेंसिटी वीक हो जाए हमारी, जैसे महिलाओं के अंदर, खासकर जो महिलाएं स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती हैं, एथलीट ट्रायड में हम अक्सर पढ़ाते हैं कि बहुत अधिक व्यायाम करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, एथलीट ट्रायड हो जाता है, बोन्स पोरस हो जाती हैं, मेनार्च हो जाती है। इसी तरह से फैट का भी बहुत कम होना बीमारी को बढ़ाता है, फैट अधिक हो जाना भी हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है। इस सप्त धातु का जो बैलेंस है ये शरीर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसको थोड़ा समझने से पहले मैं एक थाइमस ग्लैंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अक्सर लोग जो है थाइमस ग्लैंड को नकार देते हैं। हम अक्सर हाइपोथायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन थाइमस ग्लैंड जो है उसको हम भूल जाते हैं। थाइमस ग्लैंड बहुत तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जो लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारी रिब होती है, हमारी स्टर्नम बोन होती है, इसके लेफ्ट राइट साइड के अंदर एक तरह की डबल थैली होती है, ठीक है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बच्चों के अंदर बहुत एक्टिव होता है। ये जो न्यूनेटल स्टेज में होते हैं बच्चे और जो इन्फेंट्स होते हैं, और जैसे जैसे टीनेजर में बच्चा चला जाता है तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है इसका कलर भी जो है वो येलोइश मिलेगा आपको। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो ये धीरे धीरे इसका कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है एडल्टहुड में, जब हमारी टीनेज पास होती है, तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है, फिर ये टोटली गायब हो जाता है और ये फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ये थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो इसका फंक्शन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, इसको हम थाइमोसिन, सोमेटोनेडिन और थाइमोपोटीन कहते हैं, 3 तरह के जो हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में बाकी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये उनको रेगुलेट करते हैं। नंबर 2, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम टी सेल्स कहते हैं, 2 तरह के व्हाइट WB सेल्स होते हैं, टी और बी सेल्स, दोनों का इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो किलर सेल्स के रूप में भी काम करते हैं टी सेल्स, उनको सप्रेसर सेल्स के रूप में भी काम करते हैं और मेमोरी सेल्स के रूप में भी काम करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, हमारे टी सेल्स जो होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में थाइमस ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरा होता है इसका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है हमारा, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर लगातार जो है हमारी ग्रोथ होती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि रिजुविनेशन और वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जितने भी फैक्टर हार्मोन होते हैं वो रिलीज होने के लिए ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से ऐसे प्राणायाम है, बहुत से ऐसे व्यायाम है, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपने देखा होगा, वो हमारी छाती में मिलते हैं, जो कि थाइमस को एक्टिवेट करते हैं। बेसिकली ये हमारी हार्ट बीट को भी बढ़ाने में काम करते हैं, हमारे थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने में काम करते हैं। तो जितने भी आसन हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, या जो ट्विस्टिंग आसना हम करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, वक्रासन, आगे झुककर किए जाने वाले हमारे मंडूक आसन, तो ये जितने भी आसन हम करते हैं इससे हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। ये थाइमस ग्लैंड होता है, ये धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि यंग एज में रहता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है हमारे शरीर से। आपने जैसे देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत खुश रहता है और खिलखिला के हंसता है, दिल से हंसता है, और जब खेलता भी है तो वो दिल से खेलता है, बहुत पूरा हार्ट के साथ जो है वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और वो दिन भर में जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर चीजों का नहीं होता है, थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर में हंस देना। ये सब जो एक्टिविटी रहती है वो थाइमस ग्लैंड से द्वारा जो सीक्रेटेड हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से होती है। एडल्ट एज के अंदर हम जब चले जाते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ आवर हैबिट्स, बाय वर्च्यू ऑफ थिंकिंग टू मच, हम फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या रहता है, ये जो हार्मोन, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, इसके जो कॉर्टेक्स होती है हमारी, वो धीरे धीरे, और इसकी जो मेडुला होती है ये डैमेज होने लग जाती है, और धीरे धीरे करके ये गायब हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो डिप्रेशन की बीमारी है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या बाकी की न्यूरो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं हमारे,
इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे ज्यादातर ओल्ड एज में होते हैं। यदि आप ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की बात करें, और अभी तक कोरोना वायरस ने बच्चों के ऊपर सबसे कम असर डाला है। आप देखेंगे इनके लिए तो कोई इंजेक्शन भी नहीं बना है, अभी इम्यूनिटी भी नहीं बनी, कोई इनके लिए वो नहीं बने हैं, क्या नाम है, वैक्सीनेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये बच्चों में बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। और मॉर्बिडिटी रेट का, मोर्टेलिटी रेट की तो बात बाद में आती है, ये इन्फेक्ट ही नहीं हो रहे हैं बच्चे हमारे। उसका सबसे बड़ा एक रीजन जो है रिसर्च में भी पता लगा वो है कि जो हम इनके बीच में जो एडोलसेंट्स होते हैं, सॉरी हमारे जो टीनेजर्स होते हैं, ये और बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बाकी कारण भी है, लेकिन थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी के कारण जो है ये कम इन्फेक्टेड है। अब एक ओवरव्यू अगर इम्यून सिस्टम का लें तो आपने देखा होगा जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, पहले सिस्टम जो हमारा एक्टिवेट करता है वो करता है टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स को, यानी हमें नाक में दर्द होने लगता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, खासकर जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है या हमारा कपालभाति प्राणायाम है। उससे क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन हमारी किसी तरह की टॉन्सिल्स में या एडिनॉइड्स के अंदर इन्फेक्टेड है अगर, तो वो वहीं से जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर वो सिस्टम के अंदर चला गया है, ठीक है, तो उसके बाद भी वो हमारी जो विंड पाइप है उसके अंदर हम जो देखते हैं कि वहां भी स्वेलिंग हो जाती है, वहां के जो हमारे लिम्स हैं वो हमारे स्वेल हो जाते हैं। तो हम ठंडा गर्म पानी पीते हैं, गार्गलिंग करते हैं, या हम इस तरह की काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे टॉन्सिल्स को भी क्लियर करता है, एडिनॉइड्स को, और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर इन्फेक्शन फंस गई है, मान लीजिए वो नीचे चली गई है, थोड़ी सी और इन्फेक्ट हो गई है, तो वहां पर उसको किल कर देता है, उसकी ग्रोथ को बहुत हद तक रोकने में सक्षम रहता है। तो ये हमारा योगा और नेचुरोपैथी दोनों एक साथ चलता है। फिर हम प्राणायाम की बात करते हैं, जो हम डीप ब्रीदिंग या हम उल्टा लेट कर प्राणायाम, आपने देखा होगा डॉक्टरों ने कहा था कि जब भी आपका जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन आए, 90 से नीचे आए, तो आप उल्टे लेट जाइए, तकिया रख लीजिए गर्दन के नीचे, पैरों के नीचे भी और पेल्विक रीजन के नीचे भी, उससे आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगा। तो ये मकर आसन ही है। तो जब वो लंग्स में चला जाता है तब हमें जाकर उसके वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां जाकर उसके थक्के जमने लगते हैं और ब्रीदिंग हमारी रुकने लगती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है हमारे इम्यून सिस्टम की, और ये सारी के सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने एक्टिवेशन में खुद ब खुद आते हैं। तो ये अपने आप में एक ऑटो इम्यून सिस्टम है हमारा। जैसे थाइमस है, हमारी जो बोन मैरो है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, आपने देखा होगा जब भी हमें कहीं हाथ में उंगली में चोट लगती है तो हमारी जो जंघा है या हमारी जो आर्मपिट है वहां पर एक सूजन हो जाती है, एक गांठ बन जाती है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं टीटीएस इंजेक्शन लगवाने, तो अक्सर वो क्या करता है, कहता है हाथ ऊपर उठाइए और वो गांठ को चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। अब ये गांठ जो है ये क्या होती है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे हाथ में लगती है, चोट लगती है, तो वहां से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर शरीर में वाइटल ऑर्गन्स तक ना पहुंच जाए, इसके लिए ये जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे, जो मोस्टली सबसे ज्यादा इनकी प्रोपेंसिटी जो है वो पाई जाती है हमारे नेक रीजन में, हमारी जो आर्म पिट्स हैं उसके अंदर, और हमारी जो जंघा होती है, जो हमारी लोअर बॉडी होती है, उनको हम इंजिनुअल लिम्फ नोड्स कह देते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ से घेरा हुआ है हमारे इंटरनल सिस्टम को, ताकि ये हमारे लिवर को, हमारे पैंक्रियास को, स्टमक को, हमारे बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज ना करें, किडनीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे, जो लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ये जो हमारे लिम्फ होता है, लिम्फ बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। जब ये ब्लड में चला जाता है तो लिम्फ को हम प्लाज्मा कह देते हैं, और जब ये सेल के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम कह देते हैं, वो भी हमारा लिम्फ ही होता है। तो बेसिकली ये थिक विस्कस फ्लूइड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है लगातार, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और 70% to 80% जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ होता है, उसका भी हमारी बॉडी के अंदर वेट होता है। तो जितना ज्यादा बॉडी में लिम्फ होता है और जितना ज्यादा लिम्फ का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर रहता है, चाहे वो प्लाज्मा के रूप में हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में हो, उतना ज्यादा हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। क्योंकि जितना ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ, प्लाज्मा हमारे शरीर में होगा, उतना जल्दी ही जो अंदर के सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, उन सेल्स को ये जो इन्फेक्शन होती है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, शरीर से निकालकर ऑटोमेटिकली बाहर कर देता है। इसमें पेयर पैचेस और अपेंडिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अब मैं लिम्फ नोड को थोड़ा सा गहराई से मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका काम होता है बेसिकली जितने भी इन्वेडिंग पैथोजेंस हैं वो इनिशियल स्टेज के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, लिम्फ नोड्स को उस लिम्फोसाइट की फॉर्म में, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं, और इम्यूनिटी को हमारी को वहीं पे इंक्रीज करके इमीडिएटली उनको ब्लॉक कर देते हैं या उनको
न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अटैक करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमारी होती हैं, ठीक है, जहां पर कि हमारा एयरवे या म्यूकस जमा होने की वजह से, जैसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं या हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जितनी भी ये जो हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं, ये हमारे एक्टिवेट होते हैं। जितना भी ये म्यूकस जमा हुआ है फेफड़ों के अंदर, ये जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं हमारे, जो नीचे की तरफ ना जाएं और वो बाहर निकल जाएं ऊपर की तरफ, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए ये जो हमारे सिस्टम होते हैं, ये प्राणायाम, ये जो रोल है वो ये प्ले करते हैं, थक्कों को जमने नहीं देते। उसके बाद आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो हमारे शरीर को ओवरऑल बैक्टीरियल, मेनली बैक्टीरियल वायरसेस से, हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे बचाव करता है। वायरस के से रिकॉर्ड करने में स्प्लीन मदद नहीं करता, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जब भी कोई वायरल डिजीज होती है तो स्प्लीन जो है एज ए आफ्टर इफेक्ट आज की डेट में देखा गया है। आज भी डॉक्टर्स WHO के ये कहते हैं कि कोरोना वायरस तो हमने ट्रीट कर दिया, हमने जो है सेकंड थर्ड वेव में लोगों को ट्रीट कर दिया, लेकिन जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारी अपेंडिक्स और स्प्लीन सबसे ज्यादा डैमेज हो रही है। कई लोगों को मसल डैमेज हो रहा है, खासकर ऐसे लोग जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके शरीर के अंदर स्प्लीन की जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। स्टमक और हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर भी हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो ऑटोमेटिकली सिक्रीट होते हैं, जिससे कि जितने भी हमारी एपिथेलियल लेयर्स हैं, आपने देखा होगा जब हम दवाई लेते हैं, दवाई के बाद क्या होता है, हमारी एपिथेलियल लेयर डैमेज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को दवाई तो खत्म हो गई कोरोना के कारण, जैसे आपने आइवरमेक्टिन वगैरह लिया या बाकी के जो स्टेरॉइड्स आपने लिए हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो स्टमक है उसके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो हमारा डैमेज हो जाता है शरीर के अंदर से, गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों रहता है, तो दोनों का अपना अपना रोल है। तो क्या रहता है कि स्टमक के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये हमारी सबड्यू नहीं हो पाती बहुत लंबे समय, और यही कारण है कि जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर जमा हो जाते हैं, एपिथेलियल लेयर को डैमेज कर देते हैं, पोरस कर देते हैं, उसी से हमारा क्या होता है, लीकी डक्ट सिंड्रोम हो जाता है, GE आदि हमें हो जाता है, और बहुत सारे स्टमक गैस ज्यादा बनने लगती है लोगों के अंदर। तो यही रीजन है कि डॉक्टर्स हमें, आपने देखा होगा लिम्सी और B12 कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल अलग से लिख के देते हैं, तो वो सब कैप्सूल जो है वो हमारे आज की डेट में सारे बैन हो गए हैं। आपने देखा होगा जितनी भी मेडिसिन है उसको ड्रॉप कर दिया गया, रीजन ये है साइड इफेक्ट हुआ। और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या है, हमारी स्टमक, स्प्लीन और हमारी इंटेस्टाइन्स के ऊपर इसका डैमेज होता है, और कईयों की ड्राई स्किन हो जाती है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली हमारी स्किन होती है वो हमारी होती है, लेकिन अगर स्किन से भी जो वो डैमेज आगे बढ़ जाता है तो वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को इफेक्ट करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इफेक्ट करने के बाद वो नीचे लंग्स में चला जाता है और ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारे हो जाते हैं। जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, वो जाती है पहले पेट के अंदर, उसके बाद सर्कुलेशन के माध्यम से वो बाकी जगह जाती है मेडिसिन। अब ये जो हमारा शरीर है बेसिकली, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो दो तरह की इंफेक्शन से फाइट करता है। सबसे पहले तो वो जो बाहर से आई है, दूसरी वो जो अंदर से जा रही है, और तीसरी उन इंफेक्शन से लड़ना होता है, उन डैमेजेस को भी कंट्रोल करना होता है शरीर को, जो दवाई के माध्यम से हमें हो रहे होते हैं। तो ये एक तरह का 3 तरफा अटैक हमारे शरीर के ऊपर होता है। यही कारण है कि आज तक हम ये नहीं सेग्रीगेट कर पाए कि एक्चुअली बीमारी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई, दवाई ज्यादा लेने से हो गई, या दवाई के साथ काढ़ा ज्यादा पीने की वजह से हो गई, या फिर कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है, या केवल जो है वो केवल फ्लू की वजह से, क्योंकि वो अनट्रीटेबल रहा तो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा फैल गया, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ। किसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हुई ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि जो वायरस है वो RNA लेवल के ऊपर, कोरोना वायरस की खासकर ये है कि ये RNA लेवल के ऊपर एक्टिवेट करता है, जबकि हमारा पूरा शरीर DNA लेवल के ऊपर फंक्शन करता है। तो ये कह पाना कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ये नहीं है, ये काढ़ा इफेक्टिव है, ये नहीं है, प्योरली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारा। तो जब भी हम किसी तरह की योगा या नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो वो अलग अलग लेवल के ऊपर काम करता है। जैसे हम व्यायाम करते हैं या हम योगा के पॉस्चर्स करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और ब्रेन जो है वो फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये हमारे जो फील गुड हार्मोन्स हैं। अब ये जो फील गुड हार्मोन्स हैं ये हमें हमारे शरीर के अंदर जब रिलीज होते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इनका क्या होता है, हमारे को नींद अच्छी आने लगती है, यानी कि मेलाटोनिन की सिक्रीशन हमारे शरीर में, ब्रेन में जो हमारा मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो जब हमारी नींद ज्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि शरीर का और ब्रेन का रिजुविनेशन हो जाता है, ठीक है। जब हम पानी ज्यादा पीते हैं, नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं, तो पूरे बॉडी के अंदर जो हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
इसी तरह से हमारी जो आई साइट है, हमारी जो कैटरेक्ट है, इन सारी चीजों को, एल्डरली ब्लाइंडनेस है, इन सबको ट्रीट करने में हमारी जो जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग पॉस्चर्स है, जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ, आइज की तरफ, फेस की तरफ होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम को साफ रखने में और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, हार्ट ब्लड वेसल्स के को जो है वो करने के लिए, इफेक्टिवली हेल्दी रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जैसी कोमॉर्बिडिटीज हैं पेशेंट्स के अंदर, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर वगैरह को नॉमिनल करने में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक को कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर जब हम आसन करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर या हमारी स्पाइन के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ता है उसका, चाहे ट्विस्टिंग से हो, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग से हो, उससे भी हमारे शरीर के अंदर BDNF नाम के हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, ब्रेन डिवाइड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारे जो लिवर फंक्शन है, जो भी किसी तरह की कोई ट्यूमर्स बनने वाले हैं या क्रोनिक हेपेटाइटिस है, ये हमारी जो है ट्रीट हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी भी हमारी मोबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां, मोर्टेलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता शरीर के अंदर से जो है, इसके लिए हम अनीमा भी लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यदि लोअर के अंदर अगर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे त्रिफला का सेवन है, ये अक्सर लोग करते हैं। तुलसी का हमारी घर के अंदर अक्सर प्रयोग होता है काढ़े के रूप में। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम प्रयोग करते हैं, ये सारी हमारी क्लेंजिंग, एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चलता है। अब एक रिसर्च कंसर्न मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ आपको, कि हम क्यों नहीं 100% श्योरिटी से ये कह देते कि ये इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, या इस तरह की आप मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह का क्लेम कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, चाहे वो कोरोनिल हो, चाहे वो कोई भी और मेडिसिन हो, वो ओवर द काउंटर हमारी मिल रही है, ठीक है ना, FMCG प्रोडक्ट जिनको हम कह देते हैं। ये सब इसलिए भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल बन जाता है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है ना आज तक, चाहे वो थाइमस के फंक्शन के ऊपर हुई हो, चाहे वो किसी तरह की रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई हो, वो सारी की सारी जो माइस होती हैं, चूहे होते हैं, उनके ऊपर पहले की जाती है। सीधे सीधे ह्यूमन बींग्स के ऊपर किसी भी दवाई का या किसी भी तरह के ऑपरेशन का या किसी भी तरह की टेक्निक का जो वो है वो नहीं किया जाता। तो यही सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तक वो जो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है 100% ह्यूमन बींग्स के ऊपर वैलिड और रिलायबल नहीं समझी जाती, तब तक वो दवाई मार्केट में नहीं आ पाती, तब तक वो FMCG के रूप में जो है वो बेची जाती है। तो अगर हमें किसी चीज का लाभ पहुंच रहा है तो वो जस्ट बाई चांस आ रहा है, वो बाई चॉइस नहीं आ रहा है। तो रिसर्च के अंदर आज की डेट में भी ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि जितनी भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटीज है हमारी, ठीक है, जो कि हमारी लिम्फोसाइट के सर्कुलेशन से सीधे सीधे संबंधित है। अगर हमें चूहे के अंदर, मेंढक के अंदर या बंदरों के अंदर वो इफेक्टिव मिलती है, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो इफेक्टिव हमें 100% उसकी श्योरिटी नहीं मिलती। सिर्फ हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम 100% श्योरिटी से कह नहीं सकते। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो लिम्फ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम सब पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में, मास्टर्स डिग्रीज में, के ब्लड और कैपिलरीज के बारे में, ठीक है ना, और बहुत सारे टिश्यूज मेटाबोलाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लिम्फ के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो लिम्फ की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी मैंने आपको बताई है। अब मैं चलता हूँ हमारे ब्लड कहाँ बनता है। बेसिकली जहां से हमारा ब्लड बनता है, सारा गेम ही वहां से। योग के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे पावर योगा या ऐसे आसन जिसके अंदर कि हम बॉडी वेट जो है एक्सरसाइज या कोई भी हम इस तरह की एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन होती है। तो बोन स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है? एक तो होगी कि जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है वो अच्छे से चल रही है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो होता है जो हमारी मज्जा होती है भीतर, जो बोन के भीतर। आपने देखा होगा 3 पार्ट है ऊपर से नीचे तक। अपर पार्ट है जहां पर कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, जैसे शोल्डर गिल्ड की मैं बात करूं, आप ह्यूमरस देख सकते हैं चित्र में। तो ये जो इम्यूनिटी है जिसको हम स्टडी करते हैं, बोन से रिलेटेड इम्यूनिटी है, जहां हमारे सेल्स बनते हैं, जहां हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं शरीर के, वो हमारी बोन होती है। और बोन मैरो के अंदर जो है हमारे ये सेल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोटॉपियोसिस। ये जो प्रोसेस है ये स्टेम सेल्स बनाने का प्रोसेस है। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी कोई इम्यूनिटी रिलेटेड इशू आता है, या कोई किसी को क्रॉनिक डिसऑर्डर आता है, या किसी तरह के ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट की बात आ गई, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की बात आ गई, कैंसर्स हो गए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अक्सर स्टेम सेल्स को जो हम कहते हैं, स्टेम सेल्स अगर अवेलेबल हो जाए इस व्यक्ति के लिए,
तो हम इस व्यक्ति को 100% क्योर कर सकते हैं। खासकर ये जिन लोगों में सिकल सेल डिजीज है या थैलेसीमिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर हम स्पेशल टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि इस व्यक्ति का कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉडी में हीमोग्लोबिन डाउन चल रहा है, ये बोन मैरो में ब्लड बन ही ना रहा हो। तो बोन मैरो की जब हमें एक्टिविटी पता लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से स्टेम सेल्स को निकालकर जो हेल्दी व्यक्ति है उसकी बॉडी में से, खासकर हिप रीजन के अंदर से हम स्टेम सेल्स को निकालकर जो अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर कुछ तरह का बोन डिसऑर्डर है, उसके बॉडी में उसके जो हिप रीजन है खासकर वहां पर हम इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ये 40 से 50% सक्सेसफुल है। ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल्स की प्रक्रिया 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। और स्टेम सेल्स तभी कामयाब होते हैं यदि किसी व्यक्ति के पैदा होते ही आपने स्टोर कर दिए हों, एक। नंबर 2, यदि स्टेम सेल्स अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे को मान लीजिए कोई बोन रिलेटेड डिसऑर्डर या कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज हो गई, तो उसका जो दूसरा भाई है या बहन है जो ट्विन है, यदि उसके शरीर से स्टेम सेल निकाल कर डाले जाए तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम स्टेम सेल्स नहीं करते। वहां पर भी 30 to 40% ही सक्सेस रेट। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब ये सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे जो चीजें हैं हमारी ये कामयाब नहीं हो पा रही, तो फिर ऐसा क्या सिस्टम हो ऐसा कि जिसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और जो इतनी मुश्किल भी ना हो। अब जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है कि अधिकतर लोगों को लिम्फेटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं और स्टेम सेल जो है वो बहुत महंगी है, हर जगह ये हर व्यक्ति नहीं करा सकता है। खासकर ऐसी जगहें साउथ अफ्रीका के अंदर, इवन इंडिया के अंदर आप देखिए आज भी मलेरिया है, 90% मलेरिया के जो मरीज है ना वो आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो होता क्या है कि जहां पर ये मलेरिया बहुत अधिक है वहां पर इम्यूनिटी रिलेटेड डेथ्स बहुत ज्यादा पाई गई है, वहां वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। आप देखेंगे कि गांव के अंदर, ठीक है, जहां पर कि नेचुरली हमारे नाले, हमारी प्रकृति एक दूसरे के बैलेंस में रहती है, वहां पर मच्छर प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, और होते भी हैं थोड़े बहुत, तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, उनका लिम्फेटिक सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ऑटोमेटिकली जितना भी जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है ना, अराउंड द सेल्स, जो हमारे एमनियोटिक जो हमारे हार्मफुल फ्लूइड्स हैं बॉडी से अंदर, इसको हमको मॉर्बिड मैटर कह देते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। किस रूप में? पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में, और बॉडी टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसके रूप में हमारा जो है रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं उसके रूप में ये बाहर निकलता है। इसी तरह से जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है इसका काम फैट को एब्जॉर्ब करना होता है इंटेस्टाइन के अंदर से, ताकि वो जमे नहीं, वहां थके ना जमे और हमें किसी तरह की हार्ट रेट प्रॉब्लम ना हो। यही लिम्फेटिक टिश्यूज एक्टिवेट पाए गए हैं सर्कुलेशन के अंदर। फिल्टर जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को, ये भी वहां पर लिम्फ का काम इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है लिम्फेटिक टिश्यू की वजह से, जो कि 4 क्वार्टर में काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अलग अलग क्वार्टर के अंदर इसका अलग अलग रोल होता है। एक पर्टिकुलर जगह से ये प्रोड्यूस होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, डैमेज होकर शरीर से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, जैसे थ्रू सर्वाइकल नोड्स, थ्रू जुगुलर वेन, उसके बाद वापस जो है ये अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है हमारी, ये जो लिम्फ की साइकिल है, ये चलती रहती है ट्रांसपोर्टेशन की लगातार। अब मैं अंत में आपको छोटा सा फिनिश कर रहा हूँ, बस मैं 5 मिनट और लूंगा। ये जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है कि शरीर के अंदर जब भी बोन मैरो के अंदर हमारे स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे थाइमस के अंदर जाके मैच्योर हो जाते हैं, वहां पर ये टी सेल्स का काम, ये टी सेल्स का रूप ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सर्कुलेशन इसलिए भी बहुत जरूरी है पूरी बॉडी का इम्यूनिटी के अंदर, जो कि हम टैपिंग एक्सरसाइज, योगा से, आसनों से, सूर्य नमस्कार से हम इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो ये कि हमारे जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो हमारे बचे रहते हैं, हमारी बोन के अंदर ज्यादा देर तक वो रहते हैं, और जो बोन मैरो होती है ये क्या करती है, सर्कुलेशन के माध्यम से थाइमस ग्लैंड तक इन टी सेल्स को लेकर जाती है, और वहां जाकर ये जो टी सेल्स होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं। अब ये जो टी सेल है इनका क्या रोल है? ये 4 प्रकार के हैं, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर, सप्रेसर और मेमोरी। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में हमारे काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मेनली 2 लेवल पे। जैसे मैंने बताया बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लेवल पे इन्फेक्शन आता है तो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सेकेंडरी लेवल के ऊपर इन्फेक्शन गहरा हो जाता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होती है हमारी, वहां पर जाकर ये हमारा काम करते हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। और जो एक्टिवेशन होता है हमारा जितना भी हमारे लिम्फ का, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारा योग और प्राणायाम से होता है, जिसके अंदर की हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। फैगोसाइटिस का जो प्रोसेस है, यानी जो बैड सेल्स को बॉडी के अंदर से निकाल के बाहर करना,
ये जो हमारी प्रोसेस होता है, ये जो हमारी एबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम की, ये बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। सो कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं इम्यूनिटी को लेके, एक एक करके भी हम इसे कर सकते हैं, बट आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम सिंह सर।